आज मजली भाभी का फ़ोन आया। पापा बहुत बीमार हैं और तुम्हें यानी अपनी बिट्टू से मिलना चाहते हैं। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े ही खड़ी रह गई। उधर से फ़ोन कट चुका था। समीर ने आकर मुझे झकझोरा। क्या हुआ, ऐसे फ़ोन पकड़े क्यों खड़ी हो? तब होश आया। मैं फ़ोन रखकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। समीर घबरा कर पानी ले आए। मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, कुछ तो बताओ, किसका फ़ोन था? मैंने कहा, भाभी का। पापा बहुत बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं। ओह, समीर मेरे पास ही सोफे पर बैठ गए। तुम जाना चाहती हो? मैंने सर झुका दिया। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पिछली बार तुम्हारी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई थी जिसकी वजह से तुम्हारा बीपी हाई हो गया था और संभलने में पूरा महीना लग गया था और पापा जी मौन रहे थे। तभी तुमने दोबारा वहाँ न जाने का निश्चय किया था। फिर भी तुम सोच लो, अगर जाना चाहती हो तो मैं टिकट करवा दूँगा। चलो उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं भी अपने आप को संयत करके उठी और किचन में चली गई। समीर को ऑफिस भेज मैंने फ़ोन उठाकर भाभी से बात करी। भाभी, क्या बड़ी भाभी भी आ रही हैं? मैंने फ़ोन तो उन्हें भी कर दिया, अब आगे पता नहीं। पर आप क्यों नहीं आ रही है दीदी? पापा केवल आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर बड़ी भाभी के किए की सज़ा आप हमें क्यों दे रही हैं? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? मजली भाभी ने कातर स्वर में कहा। अब मैं रो पड़ी। मैं आ रही हूँ। समीर ने टिकट करवा दिया और मैं लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली से लखनऊ ओवरनाइट यात्रा होती है। मैंने अपनी बर्थ देखकर बिस्तर लगा लिया। समीर मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए। खुद बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम होने की वजह से साथ नहीं आ पाए। बड़े ही संजीदा स्वर में बोले, अपना ख्याल रखना। सुमी, बहुत ज़्यादा पचड़े में मत पड़ना। मैंने भी हाँ कहकर तुम्हें आश्वासन दे दिया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ने लगी। लगभग सारे यात्री सो गए। मैं भी अपने कंबल में घुस गई, पर नींद कहाँ। मन तो बचपन की गलियों और मम्मी पापा के आसपास भटकने लगा। कितना खुशहाल परिवार था अपना। मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हुए हमारे यहाँ भौतिक सुख सुविधाएं भले ही ना थी, पर खुशियों की कोई कमी ना थी। मम्मी पापा, हम 3 भाई बहन और दीदी, कुल जमा 6 लोग। दिन भर दादी की बड़बड़ के साथ हम लोगों की शैतानियाँ और मम्मी के झूठे गुस्से से घर भरा रहता। पापा अपेक्षाकृत शांत रहते, या यूँ कहिए कि क्लर्क की नौकरी में गृहस्थी कैसे चलाएं, इस उधेड़-बुन में रहते। मम्मी पापा को पता नहीं कैसे मौन भाषा से बात होती कि बिना शब्दों के एक दूसरे की बात समझ लेते। कभी हम लोग किसी ऐसी चीज़ की जिद करते जो पापा के बस में नहीं होती, वे मम्मी की तरफ देखते और मम्मी बिना डांट के बड़ी कुशलतापूर्वक हम लोगों का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती। ऑफिस 7 किलोमीटर दूर के बावजूद वे साइकिल से जाते, बस का किराया बचाते ताकि लौटते समय कभी समोसे, कभी जलेबी, कभी चॉकलेट लाकर अपने बच्चों के चेहरे पर उल्लास देख सके। बड़े भैया पढ़ने में अव्वल, मजले फिसड्डी और सबसे छोटी मैं औसत। जाहिर था मम्मी पापा की सारी उम्मीद बड़े भैया से थी, इसलिए उनकी सारी डिमांड मानी जाती। महंगी कोचिंग, महंगे टीचर, जाने के लिए बस के पैसे, वे भी उनकी उपेक्षाओं पर खरे उतरे। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, MBA सब में टॉपर। ये अलग बात थी कि उनके बढ़ते कदमों के साथ मम्मी के तन के जेवर कम होते गए। अब केवल उनकी नाक में एक सोने की कील रह गई थी। बाकी कान, गले और हाथों में नकली सामान ने जगह बना ली थी। जब मैं जबरन पूछती, लड़कों को इन सब बातों से लेना देना नहीं होता। मम्मी, आपकी वे चेन कहाँ गई लॉकेट वाली? वह मुस्कुरा कर कहती, बहुत भारी है लॉकर में। घर में रखी अलमारी जो उनके मायके से आई थी, उसमें एक छोटा सा लॉकर बना था। फिर कहती, भाई मुझे भी तो फैशन करने का हक है, और मैं सच मान लेती। भैया मुंबई में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पा गए। उस दिन बहुत उत्सव हुआ था। देसी घी के लड्डू बांटे गए पूरे मोहल्ले में। पापा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे अब वे शांति से रह सकेंगे, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जाते भी वहाँ के अनुसार कपड़े, जूते, टिकट का इंतजाम करते। पापा का कर्ज लेना ही पड़ा
वह चले गए और मम्मी पापा अपने सुनहरे दिनों का इंतजार करने लगे। रात में पानी लेने के लिए जाते हुए मम्मी पापा की बातें सुनकर मेरी पलकें भी भीग गई। पापा कह रहे थे, बड़कू जब पैसा भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन ले लेना, तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में कितना दर्द रहता है, फिर भी पार्टी पर बैठकर कपड़े धोती हो। मम्मी बोली, नहीं, सबसे पहले बाहर का कर्ज उतरेगा, फिर तुम्हारी आंख टेस्ट होकर चश्मा बनेगा। हमें पता है अब तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। मैं बिना पानी लिए वापस आ गई। पहली तनख्वाह मिली, भैया ने इसके 50 में केवल 5,000 पापा के अकाउंट में जमा किए। उन्हें वहाँ पर ऑफिस वालों को पार्टी देनी थी और ऑफिस के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल लेना था। दूसरी में पीजी में से शिफ्ट होकर दोस्त के साथ फ्लैट जाना था, उसमें एडवांस जमा करना पड़ गया। तीसरे में एप्पल का लैपटॉप लेना पड़ गया। आखिर मैनेजर था। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा कैसे लालची थे, क्या इसलिए बेटे को पढ़ाया था उससे वसूली करें? पर एक मध्यम वर्गीय परिवार की सोच शायद ऐसी ही होती है। मजली भैया बीकॉम आखिरी साल में थे और मैं इंटर में 30 साल में पापा रिटायर होने वाले थे, तो उन्हें मेरी पढ़ाई के साथ शादी की भी चिंता थी। उन्हें अपनी सारी चिंता का हल भैया में दिखता था, पर ऐसा हुआ नहीं। वे कभी 2,000 कभी 4,000 देते और कोई मजबूरी बता देते। उनकी कंपनी के बॉस की बेटी सीईओ थी। नजरें मिली और प्यार हो गया। बॉस को भी इतना होनहार दामाद कहाँ मिलता। 6 महीने ही सगाई की नौबत आ गई। वह भी मुंबई में ही बड़े ही ग्रांड तरीके से। इतना एहसान जरूर किया था भैया ने कि हम लोगों की टिकट करा दी और पार्टी में पहनने लायक कपड़ों का इंतजाम करा दिया। औपचारिकता निभाते हुए भाभी और उनके पापा ने हम लोगों से मुलाकात तो की, पर हम लोग उपेक्षित ही रहे। मम्मी अपने बेटे की सगाई होते देख खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर पापा वे अंदर ही अंदर टूट रहे थे। शादी भी 15 दिन बाद ही थी, क्योंकि उसके बाद उन दोनों की नई ब्रांच खोलने कनाडा जाना था। खैर हम लोग शादी करके वापस आ गए और वे 3 साल के लिए कनाडा घर आकर मजले भैया जैसे अचानक बड़े हो गए। उदास पापा के कंधों पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हों, मैं हूँ ना। मजले भैया ने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लिया और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद एक ऑफिस में कंप्यूटर पर बिलिंग का काम करने लगी। पापा ने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की, पर हमेशा की तरह मम्मी ने मामला सुलझा दिया। रिटायर होते होते मजले भैया पापा के ऑफिस में क्लर्क बन गए और मेरी शादी उनके बचपन के दोस्त के बेटे समीर से हो गई। उस वक्त समीर बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर नए नए भर्ती हुए थे। आज वे अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर मैनेजर बन गए। मजले भैया की शादी में बड़े भैया भाभी नहीं आए, क्योंकि उस समय वे कनाडा में थे। मेरी शादी में भाभी प्रेग्नेंट थी, इसलिए केवल भैया ही आए। मम्मी अपनी बड़ी बहू के अपने घर आंगन में राह ताकते ताकते चल बसी। मजली भाभी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मम्मी की परछाई। समीर का ट्रांसफ़र जब लखनऊ से दिल्ली हुआ, तब मैंने अपने सारे जेवर मम्मी के उसी छोटे से लॉकर में रख दिए कि नए शहर में लाकर ले लूँगी, फिर ले जाऊंगी। मम्मी ने मेरी अमानत जानकर पापा को चाबी पकड़ा दी ताकि हिफाजत से रहे। मजले भैया भाभी को भी पता था। 2 साल ऐसे ही निकल गए। मुझे दिल्ली में सेट होते आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि मैं अपना जेवर ले जाऊं। अकस्मात मम्मी की गुजर जाने की खबर आई, तब पहली बार बड़ी भाभी आई। 3 दिनों के शांति हवन के बाद पापा ने मुझे चाबी सौंपते हुए बोला, बेटी अब अपना सामान ले जाना। मैंने भी चाबी पकड़ ली। अगले दिन सबकी रवानगी थी। कपड़े रखते हुए मुझे चाबी का ध्यान आया। मैं मम्मी पापा के कमरे में जाकर लाकर खोलने लगी। उतने में बड़ी भाभी आ गई। व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, वाह वाह, माँ को मरे अभी 4 दिन हुए, यहाँ तो चालाकियाँ शुरू हो गई। ननद रानी, ऐसे कैसे आप मम्मी का सारा जेवर हड़प लेंगी? बराबर का बंटवारा होगा। मैं तो सन्न रह गई। भाभी ये मेरे जेवर हैं, मैंने मम्मी को रखने के लिए दिए थे। हट, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है भाभी जी, कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी,
और उनकी चीख सुनकर सब कमरे में आ गए। देखा इस घर में क्या हो रहा है। भाभी फिर चीखी। पापा जी को बरगला कर मम्मी का सारा माल खुद हड़प करके निकली जा रही है। मजली भाभी बोली, नहीं दीदी, ये उसी का सामान है। मम्मी जी के पास तो सिर्फ नाक की कील थी जो पापा ने उतारने नहीं दी। हाँ हाँ, तुम तो उसका पक्ष लोगी, थोड़ी बहुत तुम्हें भी मिल जाएगा। भाभी, मैं चीख पड़ी, आप अपनी हद भूल रही हैं। आप इनके पैरों की धूल भी नहीं हैं। इन्होंने हम सबका संभाला है। मम्मी पापा की सेवा करिए, वह भी निस्वार्थ। अब भैया के चीखने की बारी थी। तुम्हें तमीज है कि नहीं बड़ों से बात करने की? गलत काम करते पकड़ी गई तो चिल्लाकर अपने आप को सही साबित कर दोगी। अब मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। समीर और मेरे बच्चे सामने खड़े थे। उनके सामने अपना अपमान मायके में देख बिफर गई। आप तो सही गलत ना ही समझाओ। अरे, जिन मम्मी पापा ने अपना और अपने दोनों बच्चों का भविष्य आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। पापा कर्ज में डूब गए। मम्मी का एक जेवर आपकी डिग्रियों पर भेंट चढ़ता गया। आपने क्या किया? आपने अपने जीवन से दूध की मक्खी की भांति निकाल दिया। हमारे लिए ना करते समय कम से कम जन्म देने वाले के साथ तो न्याय करते। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। 12 से सुई चलकर वापस 12 पर ही आती है। मत भूलिएगा आप भी कि एक बेटे के बाप हैं। अभी मेरे शब्द मुंह ही पर हैं। ईश्वर ना करे कल को में ही थे कि भैया का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ चुका था। दूसरा पड़ता इससे पहले समीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस भाई साहब, बहुत कर ली आपकी इज्जत। अब अगर आप एक शब्द भी बोले सुमी के खिलाफ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पत्नी के बड़े भाई हैं। भैया ने समीर का कॉलर पकड़ लिया। अपने पति का अपमान सहन न सकी और भैया को जोर से धक्का दे दिया। पापा आंगन में खड़े सब देख रहे थे, पर वो मम्मी के अचानक चले जाने से होश में नहीं थे। ये समझ नहीं पाए कि कमरे में हो क्या रहा है। उनकी चुप्पी मुझे खल गई। मजले भैया बाहर गए थे। अच्छा ही था, वरना भाई भाई में महाभारत हो जाती। मैंने गुस्से में वैसे ही लॉकर बंद कर दिया और चाबी पापा के पास फेंक दी। नहीं चाहिए मुझे, दे देना इसे बड़ी भाभी को। अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊँगी। मेरा मायका आज से ख़त्म। और तुरंत ही पति और बच्चों को लेकर स्टेशन चल दी। मजली भाभी रोकती रह गई। तब से 4 साल हो गए। पापा जब होश में आए होंगे, मजली भाभी ने उन्हें बताया होगा। उन्होंने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने नहीं की। अपना और अपने से ज़्यादा समीर का अपमान याद आते ही दिल क्रोध से उबलने लगता। मजले भैया भाभी मिलने भी आए दिल्ली, समझाया भी, पर मैं नहीं गई। पर आज रहा नहीं गया पापा की हालत सुनकर। चाय चाय की आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में आई कानपुर आ गया था। इसका मतलब मैं सारी रात नहीं सोई। मैंने चाय ली और उठकर बैठ गई। 1.5 घंटे में लखनऊ भी आ गया। मैं अपना सामान लेकर उतरने ही वाली थी कि एक नवयुवक मेरा बैग हाथों में ले लिया। उसके साथ मजली भाभी की बेटी भी थी, जो 4 साल में किशोरी से युवावस्था की ओर जा रही थी। नमस्ते बुआ, उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया। सच में खून के रिश्ते बड़ा सुकून देते हैं। प्रश्नवाचक नज़रों से मैंने लड़के की तरफ देखा। मैं इसका दोस्त जतिन, कहकर उसने पैर छू लिया। मैंने भी खुश रहो का आशीर्वाद दिया। घर पहुंचकर सबसे पहले मैं पापा के कमरे में गई। बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उनसे चिपक कर मैंने कई बार सॉरी बोला। वे हमेशा की तरह मेरे सिर सहलाते रहे प्यार से। तब तक भाभी चाय ले आई। बहुत याद कर रहे थे आपको दीदी। हाँ भाभी, इसलिए तो आ गई। जबरन होठों पर मुस्कान लाकर कहा। मान ग्लानि से भरा था। क्यों नहीं आई मैं? क्यों नहीं बात की मैंने पापा से जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे नाम कर दी। इतना गुस्सा मैंने क्यों दिखाया? पापा मेरे मन के विचारों को पढ़ रहे थे, जैसे मेरे हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाहते हो कोई बात नहीं, जाओ, रात का सफ़र था, थोड़ा आराम कर लो। पापा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैं उठ गई। बाथरूम जाते समय मुझे फिर वही लड़का जतिन दिखाई दिया। वो पापा के हाथों में मालिश कर रहा था। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। दोस्त पर इतनी सेवा, पर थके होने से मैंने इग्नोर कर दिया। बाथरूम से निकलते हुए मेरा पैर अचानक ही मुड़ गया। मैं गिरती इससे पहले ही 2 बलिष्ठ बाहों ने संभाल लिया। आराम से बुआ जी।
जतिन की आवाज़ थी। उसके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी। उसने मुझे सहारे से कुर्सी पर बिठा दिया। नाश्ता लग चुका था। भैया भाभी भतीजी सब आ गए। भाभी ने आवाज़ लगाई, जतिन तुम भी आ जाओ। जतिन आकर अपना और पापा का नाश्ता लेकर अंदर चला गया। मैं दादू के साथ कर लूँगा। मैं खाते खाते भाभी का चेहरा देखने लगी। भाभी मेरा प्रश्न समझ गई। मुस्कुरा कर बोली, ये बड़े भैया का लड़का है, बहुत प्यारा और समझदार। पापा को सुनकर भैया भाभी आना चाहते थे, पर आपके सामने आने से कतरा रहे थे। उन्हें अपनी गलती तुरंत ही समझ आ गई थी। जब बाबूजी ने आपके जाने के बाद भैया को बहुत लताड़ लगाई थी, पर आप इतने गुस्से में गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की। पापा ने कई बार आपको बताने की कोशिश की, पर आपने बात ही नहीं की। जतिन ने भी इसलिए अपना सही परिचय आपको नहीं दिया, कहीं भैया भाभी की वजह से आप उसे भी दोषी न मान ले। मैंने कनखियों से देखा। जतिन दरवाजे की ओट से सब सुन रहा था और बराबर अपनी आंखें पोंछ रहा था, शायद रो रहा था। मेरा कलेजा हिल गया। मैंने इशारे से उसे बुलाया। वह सीधा आकर मेरे घुटनों के पास जमीन पर बैठ गया। बुआ रूंधे गले से उसने कहा, मैं तो जानता ही नहीं था कि मेरे इतने प्यारे चाचा चाची, छोटी बहन, मेरे प्यारे दादू और इतनी स्वीट ब्यूटीफुल बुआ और उनका परिवार है। मुझे तो बचपन में मम्मी पापा ने कनाडा में हॉस्टल में डाल दिया था। दादी के गुजरने के बाद उन्हें भी फैमिली की अहमियत पता चली होगी। कनाडा का बिजनेस लॉस में था, इसलिए मुझे इंडिया बुला लिया। यहाँ मुझे पता चला कि मैं इतने प्यारे परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तब से मैं फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ गया और यहाँ भी आने जाने लगा, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा ने सब बताया और गलती भी मानी। दादू भी बहुत सैड थे। आपके आने से वे काफ़ी खुश लग रहे थे। बुआ, क्या एक गलती के लिए आप हम लोगों को ज़िंदगी भर पनिशमेंट देंगी? उनकी छोड़िए, मैंने क्या बिगाड़ा है? उसका तो सिर्फ गला रूंध था। मेरी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। मैंने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। तू तो बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। अगले दिन पापा की तबीयत और बिगड़ गई। जतिन ने भैया भाभी को फ़ोन कर दिया था और 4 घंटे में दरवाजे पर थे। उनको देखते ही मैं पापा के पास से उठकर जाने लगी। भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ नहीं करेगी छोटी? क्या केवल बड़े ही छोटों को क्षमा कर सकते हैं? कभी कभी छोटों को भी बड़ों की गलतियां क्षमा कर देनी चाहिए। मैं कुछ बोल ना सकी। भाभी ने आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ लिए। हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, अब सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। मैंने उन्हें उठाकर गले लगाया। कोई नहीं भाभी, एक गलती खून के रिश्ते पर भारी नहीं होने देंगे और अब तो ये जिम्मेदारी इस नई पीढ़ी ने संभाली है। जतिन आकर मुझसे लिपट गया। थैंक यू ब्यूटीफुल बुआ। पापा ने मजली भाभी को कुछ इशारा किया। वह अंदर जाकर लॉकर की चाबी ले आई। चाबी उन्होंने बड़े भैया को दी। बड़े भैया ने लॉकर खोलकर मेरा जेवर मेरे हाथों में लेकर हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, भैया, बात जेवर की नहीं, बात मेरे और मेरे पति के अपमान की थी। पापा शायद अपने अंतिम इच्छा के तौर पर अपने परिवार को एक होता देखने के लिए बड़ी आशा भरी नज़रों से हमें देख रहे थे। मैंने भी उनकी इच्छा का मान रखते हुए भैया को गले लगा लिया। रात में ही पापा चल बसे। मैंने समीर को फ़ोन पर सब बताया। वे भी पापा के अंतिम दर्शन करने आए। वे चले गए। मैं शांति हवन तक रुकी। चलते समय बड़े भैया ने फिर मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम्हारे और छुटकू के लिए पापा की जगह मैं हूँ, अकेला मत समझना। मैं भारी मन से वापस आ गई। रिश्ते जुड़ गए थे, पर खोखलेपन के साथ। जतिन को मैंने पूरे दिल से अपनाया। उसकी जॉब भी दिल्ली में ही लगी। हर शनिवार इतवार हमारे यहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं। मेरे 2 बच्चे और जतिन भी शाम को तीनों बच्चे मिलकर पार्टी करते हैं। उनमें मैं अपने बचपन को महसूस करती हूँ और सोचती रह जाती हूँ, ये सब माँ के सामने होता तो कितना अच्छा होता। सच ही कहा गया है, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। धागों की तरह एक बार टूटती है तो जुड़ने पर गांठ रह जाती है। अब सोचती हूँ, काश मैंने उस वक्त इतना गुस्सा न दिखाया होता। क्या मैंने सही किया या गलत? आज भी इसी उधेड़ बुन में रहती हूँ। भैया भाभी
को तो अपनी गलती का एहसास था, लेकिन मेरे ही मन में एक गांठ रह गई थी जो जतिन शायद धीरे धीरे पिघला दे। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।